लंग्स तक जाएंगे, लंग्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए जी। लंग्स, लास्ट वाला कौन सा था? शोल्डर था? कौन सा था ये सिर्फ बता दो, लास्ट वाला कौन सा था, तो कोई छूट ना जाए। शोल्डर ही शोल्डर था। हाँ शोल्डर शोल्डर था। था, ठीक है। चलिए तो मैं ठीक हूँ। लंग्स की आगे और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ हमारा शोल्डर आ गया, ये पूरा पार्ट हमारा शोल्डर का है, ये मैंने बताया था, ये पूरा पार्ट शोल्डर है। तो उसके आगे कौन से ऑर्गन है? यहाँ पे हमारे 2 लंग्स और बीच में हार्ट, जो मैंने आपको लंग्स पहले एंड ही, हार्ट। हाँ बीच में हार्ट आएगा, और इधर से पूरा ये वाला, ये जो कट है आपका, ये पूरा एरिया लंग्स है, ये पूरा एरिया लंग्स है, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो उसके बारे में आज जानते हैं। चलिए लंग्स किससे कनेक्टेड है? साथ में कौन है देख लो। लंग्स किससे कनेक्टेड है? साथ में कौन है? हार्ट। हाँ हार्ट। तो और विंड पाइप, गले से जो विंड पाइप जाती है नोज से, तो वो नोज से विंड पाइप से कनेक्टेड है और हार्ट से कनेक्टेड है, लिख लीजिए। लंग्स इज कनेक्टेड विथ हार्ट एंड विंड पाइप। चलिए प्रॉब्लम कौन कौन से हो गए उसमें, चलिए लिख लिए। सबसे पहले तो लंग्स आए तो अस्थमा याद आना चाहिए। सबसे पहले लंग्स का पॉइंट आए कि छाती में पेन है, तो हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ये अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। देख लेना कि बाकी कंडीशन कैसी है पेशेंट की। तो लंग्स आए तो पहला प्रॉब्लम अस्थमा, फिर स्वेलिंग, फिर लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में पानी भर जाना, फिर COPD, लिखिए उसका फुल फॉर्म बताती हूँ। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD। ये रिपोर्ट से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, रिपोर्ट आएगा ना पेशेंट का तो पता चलेगा। फिर लंग्स में इंफेक्शन, लंग्स का कैंसर, फिर लंग्स की आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, लंग्स की आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, फिर टीबी, और लास्ट वाला न्यूमोनिया, लास्ट वाला न्यूमोनिया। फिर से रिपीट करती हूँ, कोई रह गए हो तो लिख लीजिए। अस्थमा, स्वेलिंग, पानी भर जाना, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, फिर लंग्स का कैंसर, लंग्स का इंफेक्शन, टीबी, लंग्स आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, और लास्ट वाला न्यूमोनिया, ठीक है। चलिए ये सारे प्रॉब्लम हो गए, तो आप ये लंग्स का पॉइंट लेंगे, साथ में हार्ट का पॉइंट लेंगे और विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप का कोई पॉइंट नहीं होता स्पेसिफिक, मगर हार्ट का पॉइंट और ये पूरा लंग्स का पॉइंट, ठीक है। चलिए इसमें मसाज पॉइंट कौन से होगी? ये अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम आया तो कहाँ पे मसाज करोगे कि पेशेंट ठीक हो जाए? J21, J21, J फॉर जयपुर, फिर J17, J21, फिर J17, हम 70 या 17? 17 17 नंबर, 70 नहीं। ओके। फिर P7, फिर E36, E for eyes, E36। फिर से रिपीट करती हूँ, J21, J17, P7 और E36। ये सारे लोकेशन उस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए लंग्स का प्रॉब्लम हो तो रेमेडी देखते हैं। लंग्स में सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, फिर ओनियन गार्लिक के रिलेटेड फूड खाना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम मात्रा में,
मगर ओनियन गार्लिक रिलेटेड फूड खाना चाहिए। फिर दूसरी रेमेडी है कि अगर एसिड ओके नहीं, हाँ, लंग्स में अगर कफ जमा हो जाए, लंग्स में अगर कफ जमा हो जाए तो एक रेमेडी लिख लीजिए कि प्याज, लिख लीजिए, साथ साथ में लिखते जाइए, प्याज, फिर आधा चम्मच हल्दी और अदरक एक छोटा टुकड़ा, यानी 15 ग्राम जितना छोटा टुकड़ा ले लीजिए। प्याज, अदरक और हल्दी तीनों को 1 लीटर पानी में उबालना है। थोड़ा मैश कर दीजिए प्याज को, काट लीजिए, और अदरक को छील लीजिए और हल्दी डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में उबालना है और 1 ग्लास पानी हो जाए तो उसे पी लेना है। 1 ग्लास पानी हो जाए तब तक उबालिए कि 1 ग्लास पानी हो जाए, काफी देर लगेगी, मगर 1 ग्लास पानी हो जाए इतना उबालिए। ये सिर्फ महीने में 1 बार करना है और रोज नहीं पीना है। 1 बार महीने में सिर्फ 1 बार करो। पूरा कफ अगर होगा, ज्यादा कफ होगा लंग्स में तो साफ हो जाएगा। ये कफ की रेमेडी है। मैम ये गरम ही पीना है? हाँ, ल्यूक वार्म, थोड़ा ठंडा करना है। पूरा गर्म तो कैसे पी सकोगे? 1 लीटर पानी आपने उबाला है 1 ग्लास तक, तो कितना बॉईल होगा वाटर, तो नहीं पी सकोगे। सो थोड़ा ठंडा करके, मींस चाय की पूरा तरह ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ठंडा करके आप पी लीजिए, ठीक है? महीने में 1 बार, ये लिख लो। प्याज, 1 प्याज लेनी है मीडियम हाँ, साइज? थोड़ा एक प्याज लोगे तो भी चलेगा। 1 प्याज, थोड़ा आधा चम्मच हल्दी और अदरक 15 ग्राम, थोड़ा ऐसा इतना टुकड़ा। अदरक और प्याज को थोड़ा सा कूट दे मैम, अदरक और प्याज को। हाँ, कूट देना, अदरक को कूट दो ताकि उसमें से रस निकल आए, ठीक है? प्याज को थोड़ा थोड़ा काट दो, ठीक है? और ये सब 1 लीटर पानी में उबाल दो और 1 ग्लास हो जाए तब तक उसे उबालो, और फिर 1 ग्लास जितना हो जाए तो ल्यूक वार्म। अगर सुबह में करोगे तो ज्यादा रहेगा, सुबह जब भूखे पेट करोगे तो ज्यादा रहेगा। बाकी आप दिन में कभी भी पी सकते हो, मगर इफेक्टिव करना हो तो भूखे पेट पीना है, ठीक है? और महीने में 1 बार पीना है। चलिए, लंग्स के रिलेटेड हार्ट भी ट्रीटमेंट करना, हार्ट को भी पॉइंट लगाना है उस पे, ठीक है? यहाँ कौन सा पॉइंट लगाओगे? चलिए बोलिए। लंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या पॉइंट लगाओगे, या क्या पॉइंट मीन्स कौन सा मैग्नेट लगाओगे? चलिए आप ही बताओ। मैम 5 वालों क्लस्टर मैग्नेट, 5 ऐसा मत बोलो, क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं। एक हार्ट पे बीच में 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे, पूरा लंग्स कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हार्ट और 2 यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट, ठीक है? तो 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो हार्ट और लंग्स दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है? और जो पॉइंट बताए हैं उस पर मसाज करना है, और इस पर, यहाँ पे सारी फिंगर पे लंग्स आता है बीच में, ठीक है? यहाँ पे मिडल कट पे, मिडल का ये पहले कट के और लास्ट कट के बीच में ये यहाँ लंग्स आता है। तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट ढूंढो कहाँ पे है, उस पे ट्रीटमेंट करो, और एक एक उंगली पे ट्रीटमेंट तो करनी ही है, ठीक है? चलिए, अब आएगा हार्ट की बारी। लंग्स क्लियर हो गया, अब हार्ट की बारी। वो बंद हो जाए तो खेल खत्म। हार्ट इज कनेक्टेड विथ किडनी, हार्ट इज कनेक्टेड विथ किडनी, किडनी के साथ कनेक्टेड है। चलिए, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो किडनी का पॉइंट पीछे लेना ही लेना है, उस पे राजमा या क्लस्टर मैग्नेट लगाना ही लगाना है, ठीक है? चलिए, कौन कौन सी बीमारी होगी हार्ट के रिलेटेड? हार्ट स्ट्रोक सबसे पहले, दिल का दौरा पड़ना, शुद्ध हिंदी में बोले तो हार्ट स्ट्रोक। फिर हार्ट वाल्व डिसीज, वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी यहाँ पे रिपोर्ट में क्लियरली लिखा होता है कि हार्ट के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। हार्ट वाल्व का डिसीज, पेरिकार्डियल डिसीज, पेरिकार्डियल डिसीज। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस मैम। हाँ, कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम,
कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम, फिर वेन्स ब्लॉकेज यानी एंजाइना का प्रॉब्लम होता है, वेन्स ब्लॉकेज हो जाती है। फिर डॉक्टर इतने सारे स्टैंड लगा देते हैं कि पता ही नहीं अंदर क्या कर देते हैं। वेन्स ब्लॉकेज, फिर हार्ट मसल्स का प्रॉब्लम, हार्ट के आउटर साइड उसको सपोर्ट करने के लिए मसल्स होते हैं, तो वो मसल्स भी वीक होते हैं तो भी पेन होता है। सीधा हार्ट अटैक नहीं आता है, ऐसे हर पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। मायोकार्डियक बोलते हैं ना। हाँ, फिर सीढ़ी चलते वक्त सांस फूल जाना, ये भी हार्ट का प्रॉब्लम है। सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस का फूल जाना। मैम ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है ये? हाँ, ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है। लोग समझते हैं लंग्स है, लंग्स का प्रॉब्लम है, मगर ये हार्ट का प्रॉब्लम है। ओके मैम, क्योंकि मेरे को तो एक दो सीढ़ियां चढ़ने में मतलब एक फ्लोर पे भी चढ़ जाती है तो मेरे को मेरी हालत खराब हो जाती है। धीरे धीरे चढ़ो, फास्ट चढ़ने की जरूरत नहीं है, स्लोली चढ़ो, अपनी ताकत के अनुसार चलो, ठीक है। मगर अगर 8-9 माल चढ़ जाओगे तो सांस कभी की फूलेगी। मैम मगर 8 नॉर्मली कंडीशन में अगर 3-4 माल तक आप चढ़ते हो और ज्यादा सांस चढ़ती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, ऐसा बोल सकते हैं। आगे मैम मुझे जाके 1-2 फ्लोर में ही हो जाती, पहले नहीं होती थी लेकिन ये कुछ टाइम से होने लगी है तो मुझे लगा था कि शायद वीकनेस प्राणायाम कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, ठीक है। और और हाथ मैम से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से भी तो होती है। हार्ट का पॉइंट है, वहां पे हर रोज मसाज कीजिए, ठीक है। ओके और प्राणायाम कीजिए ज्यादा। थैंक यू मैम। चलिए, इसके मसाज पॉइंट कौन से है लिखिए। J17 1717, J फॉर जयपुर, J17, फिर C 4 5 6 7, C 4 5 6 7, C के 4 पॉइंट। मैम ये किधर होते हैं, एक बार दिखा देंगे? ये बुक में होते हैं, कैसे दिखाऊं? अच्छा अच्छा, सॉरी ये आई पूरे एम न्यू बॉडी में मेंबर। होते हैं। ये पूरी हाँ बुक मैंने आपको उसी दिन भेज दी थी, आप हाँ, देख वो लीजिए, ठीक है। वो निकाल हाँ, लें, ठीक है। हाँ, मैम फिर मैम सेकंड पॉइंट कीजिए तो। कोलेस्ट्रॉल, मैम एक चीज पूछनी थी, कोलेस्ट्रॉल से भी तो हार्ट प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल से भी हार्ट प्रॉब्लम होता है, सही बोला आपने। हाँ, तो फिर उसको कैसे ट्रीट करते हैं? उसको पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पूरा ऑयली फूड कम करना पड़ता है और हाँ ट्रस्ट के साथ ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। मैम ओके, सेकंड पॉइंट कहीं कीजिए तो G17 बीजो क्या कीजिए तो। J17 फजी C 4 5 6 7, C के 4 पॉइंट। फिर MC6, M फॉर मुंबई, MC6 6 नंबर का पॉइंट। ये पूरे हुए हार्ट के पॉइंट। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमें मसाज करना है। और एक रेमेडी लिख लो, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, लौकी का जूस शुरू कर दो, उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते डाल के, अच्छा रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल का अभी आपने बोला तो खाने से पहले 2 कली लहसुन, इतनी अच्छा। छोटी छोटी 2 कली लहसुन खाने से पहले, ठीक है। तो ये लौकी का जूस कितने दिन तक चलाएंगे मैम? लौकी का जूस हर रोज निकाल के, ताजा निकाल के 1 महीने तक आप पी लो, तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो भी फर्क पड़ेगा। फिर 1 महीने के बाद रिपोर्ट करवाओ, आपको तुरंत रिपोर्ट में चेंज आएगा। तो मॉर्निंग में ही पीना होता है हाँ, मैम ये? मॉर्निंग में पीना है, मीन्स 12 बजे से पहले पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। मैडम पॉइंट में एम का पॉइंट कौन सा होता है? MC6 MC। हाँ, C फॉर तो कलकत्ता। ये जूस नाश्ते का पहले या फिर नाश्ते के बाद कभी भी दे सकते हैं ना? कोई भी रेमेडी अगर हम देते हैं ना, या फिर हम सोचते हैं ना, अगर बॉडी के लिए जरूरी है, वो अगर खाली स्टमक पियोगे ना तो काफी हद तक आराम मिलेगा। मैम Means इसका छिलका effect नहीं उतारते ना? ज्यादा रहेगी। छिलका नहीं छिलका उतारते निकाल ना? के टुकड़े करके मिक्सी में पीस के पीना है, थोड़े और तुलसी अगर के पत्ते डाल दो, अगर तुलसी नहीं हो टेस्ट तो? अच्छा नहीं लगता थोड़ा नमक डाल दो, ठीक है। तुलसी अवेलेबल नहीं हो तो? तुलसी के पत्ते अवेलेबल नहीं हो तो अगर आपके पास आजू बाजू आयुर्वेदिक की कोई शॉप है तो तुलसी का पाउडर मिलता होगा, देख लीजिएगा।
ठीक है। मैम इसका कभी कभी तो ये जूस पीने से ठंडक का एहसास भी होता है, कहीं शरीर में ठंडी, ज्यादा क्योंकि लौकी का जूस हमारे उसमें इतना फाइबर होता है लौकी में कि हमें, अगर आप डायटिशियन के पास जाओगे ना कभी भी, तो वो लौकी की सब्जी, लौकी के पराठे ऐसे ही बोलेगा, समझ देख लेना। तो लौकी हमारे बॉडी में फाइबर है, तो हमारी बॉडी को फैट कम करता है और कोलेस्ट्रॉल में काफी हद तक, हाँ, तुलसी का अर्क ऑल्सो इसमें डाल सकते हैं। हाँ, मैं 2 वैसे ड्रॉप बोल डाल रही हूँ के मैम कि इसमें लौकी काली मिर्च चप का के पाउडर चप डाल के देंगे, जूस। काली मिर्च का पाउडर डालने से एक ना एक इसकी करके ठंडी बोलो, एक एक करके बोलो। इसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है। ये मैम पूछ रही है ना, ये ठंडा होता है एक्चुअली लौकी का जूस, तो कभी मगर कभी। हम तुलसी के पत्ते डालते हैं ना उसमें। और काली मिरी का पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ, ये रामदेव जी के मैंने हाँ। उसमें प्रोग्राम में सुना है। तुलसी, ये लौकी हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है। लौकी का जूस निकाल के तुरंत ही पीना है। सुबह 10 बजे निकाला, 12 बजे पिया, ऐसा मत करना, ठीक है। और मैम बोलते चखना जरूरी होता है, कड़वी लौकी हाँ, नहीं क्योंकि होनी चाहिए। कड़वी लौकी आए तो फेंक दो, कड़वी लौकी आए तो फेंक दो पूरी की, किसी को, फैमिली में भी किसी को मत दो, खुद भी मत पियो। कड़वी लौकी आए तो फेंक दो, ठीक है। पहले कट करो, अगर छील के आप देखते हो कट करते हो तो थोड़ा टुकड़ा मुंह में डाल के चख लो कि कड़वी है कि नहीं, फिर जूस निकालो, ठीक है। तो लौकी का जूस निकालो, मगर कड़वी हो तो जूस फेंक दो, लौकी फेंक। और दूसरा, अर्जुन की छाल का काढ़ा भी काफी हद तक फायदेकार होता है। ये आयुर्वेदिक पाउडर है, अर्जुन की छाल का काढ़ा। उसे उबाल के, उसे अंदर पानी में उबाल के, आधा 1 कप पानी हो तो उस आधा कप पानी हो जाए तब तक उबाल के उसे पीना है, ठीक है। मगर इससे, ये सब करने से पहले लौकी हमारे घर में ही होती है, लौकी का जूस शुरू कर दो, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल में गार्लिक, मैंने बोला खाने से, सुबह जब खाने बैठो उससे पहले 2 कली ऐसे ही चबा डालो, ठीक है। मैम एसिडिटी नहीं होगी उससे, गार्लिक नहीं, से कुछ नहीं ऐसे? होता है, कुछ नहीं होता है। 2 कली खाना ही है, पूरा नहीं खाना है। मैम 2 कली जो खाने से कई लोग खाली पेट भी खाने के लिए बोलते हैं, तो मैम वो कई लोग बोलते हैं उसको निगल जाना चाहिए, निगल जाना ठीक होता है या चबाना ठीक होता है? निगल जाना नहीं है, चबाना है। उसमें से जो रस निकलता है ना गार्लिक में से, वो काम करता है। कि मैम वो पूरा एकदम पूरा हम लोग का शरीर का तंत्रिका को हिला के रख देता क्योंकि है वो garlic। लार में अगर हम चबाते हैं कोई भी चीज, गार्लिक हो, प्याज हो, कुछ भी हो, अगर हम चबाते हैं तो उसके हमारे मुंह में लार से मिक्स होके हमारे स्टमक में जाती है, वो इफेक्ट करता है। पूरी Right. पानी के साथ निकल नहीं जानी। ठीक है मैम। हाँ, चबा के खानी है तो अच्छा इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए मसाज पॉइंट लिख लीजिए, J17, C4, 5, 6, 7 और MC6, ठीक है। इतने मसाज पॉइंट है हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब स्टमक की बारी। हार्ट के बाद यहाँ पे नीचे क्या आएगा? स्टमक। पॉइंट बता दो ना मैडम प्लीज। हाँ, स्टमक, ये हार्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे स्टमक का पॉइंट। वो पूरा वो पिक्चर भेजा है, उसमें सारा स्टमक बताया ही है। अभी आपने कौन सी, हाँ, अभी बोलिए। कौन सी पॉइंट बताया आपने? ये स्टमक का पॉइंट है। हार्ट क्लियर हुआ, हार्ट, और ये हार्ट है, ये हाँ। लंग्स है, ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब यहाँ पे बीच में है हमारा स्टमक, ठीक है। ओके ओके। स्टमक इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक इज, खाना कहाँ जाता है स्टमक के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टमक इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए प्रॉब्लम लिखिए उसके। डायरिया, डायरिया बहुत कुछ अलग अलग मीन्स अलग अलग सिम्टम्स से होता है, ओनली स्टमक के प्रॉब्लम से नहीं होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे हम स्टमक के प्रॉब्लम में डायरिया लिखेंगे। फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की जो डकारें आती है, गैस की प्रॉब्लम। फिर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, खाना पचता ही नहीं है, सुबह स्टूल होता ही नहीं है। डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फिर स्टमक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, पेट में छाले पड़ जाना।
फिर एसिड रिफ्लेक्स, खाना ऊपर तक आता है, यहाँ पे वॉमिटिंग जैसा होता है, एसिड रिफ्लेक्स, खट्टे खट्टे डकार ऊपर तक आते हैं, एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं उसे। फिर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो पेट में छाले पड़ते हैं उससे अल्सर होता है, वो स्टमक का प्रॉब्लम है। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी IBS। फिर हेमोरॉइड यानी कि बवासीर, पेट में छाले पड़े, पेट में अगर यूरिक अल्सर बढ़ जाता है तो बवासीर का भी प्रॉब्लम उससे कनेक्टेड होता है। और स्टमक पेन, खाने के बाद पेट में दर्द हुआ तो स्टमक पेन, ये सारे प्रॉब्लम है स्टमक। अगर ये ऐसा कोई अगर आया, मुझे एसिडिटी हो गई है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, सुबह स्टूल होता नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। और गैस्ट्रिक का, मुझे गैस बहुत हो रही है, वॉमिटिंग जैसा होता है, ऐसा ऊपर गैस आता है, तो ये सारे स्टमक के प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाओगे और ये पूरी फिंगर्स में ट्रीटमेंट करोगे। और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे बीच में 3 क्लस्टर मैग्नेट लगाओगे तो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन कवर हो जाएगा। देख लीजिए, ये हमारा यूट्रस, ये सारा वजाइना एरिया है और ये पूरा है यहाँ तक हमारा ये बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके बीच में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैम एक बार पॉइंट्स बता दीजिए यहाँ पे, यहाँ जो नहीं, एक स्टमक का पॉइंट ये रहा, फिगर में। हाँ फिंगर में यहाँ पे आएगा, फिंगर में यहाँ पे अच्छा। लंग, हार्ट और उसके बिल्कुल नीचे स्टमक आएगा। ठीक है, इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे? उसको कौन सा पॉइंट बोलेगी यानी समझ में नहीं आया मुझे। मैम जैसे आप J17 और ऐसे बताते हैं ना वो। हाँ वो तो मसाज पॉइंट है, ये स्टमक का पॉइंट का कोई नाम नहीं है, ये स्टमक का पॉइंट है। ठीक है, हाँ, स्टमक का पॉइंट मसाज नाम मसाज नहीं। पॉइंट हाँ, बता मैंने दीजिए। वो मिडल सारे पॉइंट बताए वो मसाज पॉइंट है। ठीक है, मैम फिंगर मेरा मिडल शायद जॉइंट मिस से हो गया ऊपर है, है। मसाज पॉइंट मिस हो बोलो। गया है। हाँ स्टमक पॉइंट, स्टमक का पॉइंट, मसाज पॉइंट अभी मैंने नहीं बताए हैं, अभी बता। ओके ओके ठीक है? ओके हाँ ओके, सॉरी। चलिए, डायरिया, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स होना यानी खट्टे डकारे आनी ऊपर, फिर पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, हेमोरॉइड और स्टमक पेन, ये सारे प्रॉब्लम अगर होंगे स्टमक के तो आपको SI के साथ स्टमक का पॉइंट लेना है। ठीक है, फिर मसाज पॉइंट कौन से है लिखिए, MC6, M फॉर मुंबई, MC6, 6 नंबर का पॉइंट, और E36, E36 ये पॉइंट है मसाज के, उसके ऊपर कोई मैग्नेट नहीं लगाना है, सिर्फ मसाज करना है। ठीक है मैडम, मैडम नमस्ते। मैडम हाँ। ये पॉइंट मिलते नहीं हैं, आप थोड़ा इसको बता दिया करें कि कहाँ पर ये पॉइंट हैं। ये पॉइंट सारे बुक में है, ये पॉइंट अगर बुक रिफर करी होगी तो सारे पॉइंट एक साथ सबको मिल जाएंगे। स्टमक का अगर ये स्टमक का प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने स्टमक का प्रॉब्लम दिया, तो अगर उसमें दिखाया गया है कि स्टमक पे किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, उसके साथ ये सारे पॉइंट के लोकेशन दिए हुए, अगर बुक रिफर करोगे तो मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एसिडिटी हो जाए तो क्या करोगे, तो 1 चम्मच जीरा खा जाना चाहिए। अगर एसिडिटी हो जाए तो 1 चम्मच जीरा खाना चाहिए। सेक के या ऐसे ही मैम? सेक के 1 चम्मच जीरा अगर लोगे तो पानी पी लोगे साथ में तो एसिडिटी कम हो जाएगी। मैम एसिड रिफ्लेक्स का रीजन क्या होता है? एसिड रिफ्लेक्स का रीजन ये होता है कि आपका खाना पचता नहीं है, खाना पचता नहीं है, उसमें जो एसिड हो, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उससे मिलके खाना हमारा पचाता है। ठीक है, बहुत सारे लिक्विड से हमारा खाना पचता है, मगर एसिड रिफ्लेक्स क्यों होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होगा तो वो खाना पचेगा नहीं और एसिड ऐसे ही घूमता रहेगा और ऊपर तक आएगा। एसिड खट्टे डकारे आएगी, खाने के साथ खट्टे डकारे आएंगी और वो पूरा ऊपर आएगा। हाँ
और जिसको भी एसिडिटी का यानी कि खाना हजम नहीं होता है ऐसा प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या करना चाहिए, खाने से पहले अजवाइन ले लो और खाने के बाद सौंफ ले लो। खाने के पहले 1 चम्मच अजवाइन खाने के पहले निकल जाओ और खाने के बाद एक चम्मच सौंफ यानी कि वलियारी, सौंफ यानी कि वलियारी चबा चबा के खानी। ठीक है, ये बेस्ट है, एसिडिटी नहीं होगी। अगर आप सौंफ खाओगे, सौंफ काफी हद तक ठंडी होती है, तो सौंफ खाओगे तो हम मुखवास क्यों खाते हैं, ये वलियारी है या फिर धाना की दार है, ये सब मुखवास क्यों खाते हैं, कि हमारी पेट में जो खाना गया है वो अच्छे से पच जाए। ठीक है, यही रीजन है कि हम मुखवास खा रहे हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है, ऐसा टेस्ट वेस्ट का कोई रीजन नहीं होता है। तो 1 चम्मच सौंफ खाने के बाद खा लेनी चाहिए। बट मैम आपने तो अब जीरा खाने से बोला, आधे घंटे पहले बाद में या फिर मतलब जस्ट खाना खाने से पहले? पहले अजवाइन लेना है और खाने के बाद तुरंत सौंफ लेना है। ठीक है, और मैम जीरा भी और बताया जीरा ना। वाला बोला था वो एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए बोला था। ठीक है, अच्छा, ये एसिड रिफ्लेक्ट के लिए हाँ, है, नीचे ये वाला सब खाना पचता नहीं है ना, उसके लिए, उसके खाना लिए। पचता अच्छा ना हो, हाँ, हाँ। इसके लिए है। अगर पेट में कीड़े पड़ गए हो, अगर पेट में कीड़े पड़ गए हो, बच्चे लोग होते हैं छोटे, तो क्या करोगे, बथुआ की भाजी आती है, बथुआ की भाजी, उसका 3 ग्राम रस, 3 ग्राम कितना होता है, थोड़ा ही होता है, 3 ग्राम रस, उसमें चुटकी नमक मिला के पी लीजिए। बच्चे को खास होता है, छोटे बच्चे को खास होता है, तो बथुआ का रस 3 ग्राम ले लीजिए, मिक्सी में निकाल दीजिए 3 ग्राम रस, उसके साथ थोड़ा ही चुटकी पर उसमें मिलाने जितना ही, थोड़ा ही चुटकी अगर नमक मिला के बच्चे को दोगे तो पेट के कीड़े नाश हो जाते हैं। सभी लोगों को नहीं पीना है, जिसको पेट में कीड़ा है उसी को पीना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टमक का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ऐसा ही साथ में लेना है। हाँ मैम हमेशा एक बथुआ चीज तो थोड़ा सा, मिलेगा नहीं, क्या, हर सीजन में बथुआ तो मिलेगा नहीं मैडम, जिस सीजन में मिले उस सीजन में तो ले सकते हो ना, जिस और सीजन जाड़े में में तो मिलता है। हर सीजन में तो लौकी भी नहीं मिलती है, मगर जिस सीजन में मिले तो अच्छी वाली लौकी मिलती है मिलती है मैडम, तो वहाँ उस तरफ ले ली। लौकी पूरे साल भर मिलती है मैम। साल भर मिलती है मगर सर्दी में अच्छी कहाँ महंगी आती है? मिलती है, साल भर मिलती है टेस्ट भी मगर नहीं होता है इतनी मैम, फ्रेश नहीं मिलती है। गर्मी नहीं वाली नहीं लौकी फ्रेश अच्छी नहीं होती है। चढ़ेगी ही नहीं, पानी जितना डालोगे सब्जी में चढ़ेगी ही नहीं, देख लेना। मैंने कुकर तो में किया भी है, नहीं गलती होता, हाँ, कुकर गलती में नहीं नहीं है, गलती। अगर सब्जी बनाओ तो गलती नहीं है। सही कह रहे हो मैम। जी एक जी पॉइंट की थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी मैम, जैसे हाँ आपने एसिड रिफ्लेक्स का बताया कि खट्टे डकार ऊपर आना है, तो जैसे एसिडिटी के लिए आपने जीरा वाला बताया और आपने बोला कि एसिड रिफ्लेक्स इंडाइजेशन की वजह से होता है, और उसके लिए हाँ, आपने अजवाइन और सौंफ वाला बताया, तो मैम क्या बेटर है एसिड रिफ्लेक्स के लिए? एसिड रिफ्लेक्स के लिए आप वो मैंने लास्ट वाला सौंफ वाला बताया ना, वो करो। अजवाइन और सौंफ वाला। और खाना चबा चबा के खाना है, खाना चबा एक एक निवाला चबा चबा के, उसमें मुंह की लार मिले, इस तरह से चबा चबा के खाओगे, कभी एसिडिटी कुछ नहीं होगा, देख लेना। शांति से खाओ खाना, शांति से खाओ। हाँ जी मैम। मैडम, जो ये आपने स्टमक पर लगाने के लिए कहा है, ये हाँ, स्टमक पर अगर लगा लेंगी और लीवर पर और स्मॉल गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन, लीवर नहीं आएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, आएगा। हाँ यहाँ नहीं, पे लीवर पर भी अगर लगा लेती है मैम, मुझको ये दिक्कत हुई थी, तब मैंने इसको किया था, मैंने स्टमक करेस्पॉन्डेंस पर लगाया और लीवर पर लगाया और जीबी पर लगाया। हमने लगातार इसको ज्यादा दिन तो मैंने नहीं किया, हमको 2-3 दिन ही मैंने किया था, और 2-3 दिन में अभी लगभग 2 महीना हो गया होगा, मुझको ये प्रॉब्लम नहीं आई। हम तो एसआई पर हमने नहीं लगाया था मैम, हमने इन्हीं 3 SI पे पर ही लगाओगे सिर्फ तो भी लगाया। आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड ऑर्गन है, कोई भी अगर ऑर्गन है उसके साथ कनेक्टेड ऑर्गन है, तो एक पॉइंट लगाओगे उसके साथ दूसरा पॉइंट लगाओगे तो काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। ठीक है,
चलिए, जी मुझे अब आराम हम- मिल गया मैम, 2 महीना हो गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, ओके, गुड। तो चलिए मैम हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर मैग्नेट ही लगेंगे दोनों जगह एम। क्लस्टर मैग्नेट, हाँ, क्योंकि एरिया बड़ा है, एरिया के मुताबिक मैग्नेट लगाओ। यहाँ पे लगाओगे तो स्टार मैग्नेट या मेथी दाना आएगा, मगर अगर हाँ। यहाँ पे लगाओगे स्टमक पे तो क्लस्टर मैग्नेट लगेगा। ठीक है। MC6 और E36 ये मसाज पॉइंट है स्टमक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज उसके साथ बाजू में ही है। पैनक्रियाज उसके, ये स्टमक है तो पैनक्रियाज यहीं पे बाजू पे ही है, यहाँ पे है। पैनक्रियाज इज कनेक्टेड विथ डुडोनियम एंड लीवर। डुडोनियम यानी फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे डुडोनियम कहते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट एंट्रेंस, जो गेट होता है, उसका दरवाजा होता है, फर्स्ट एंट्रेंस, वो डुडोनियम होता है। सो लीवर और पैनक्रियाज के साथ लीवर और डुडोनियम दोनों कनेक्टेड है। ठीक है। चलिए उसके प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। पैनक्रियाज फंक्शन प्रॉब्लम, डायबिटीज टेस्ट। यस, पैनक्रियाज याद आए तो डायबिटीज तो याद आना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए। फिर डायबिटीज, एक्यूट पेन इन पैनक्रियाज, ये सब बताती हूँ कैसे पता चलेगा। एक्यूट पेन इन पैनक्रियाज ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो पैनक्रियाज में एक्यूट पेन होगा। सिम्टम्स क्या होंगे उसके, अगर पैनक्रियाज में पेट में दर्द होगा तो समझ में आता है, नाभि के ऊपर होता है, मगर किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये पैनक्रियाज का ही प्रॉब्लम है। अपर एब्डोमल में स्वेलिंग होगी, अगर दर्द ऐसे हाथ रखोगे, थोड़ा दबाओगे तो पेन होगा। फिर नौशिया जैसी फीलिंग आएगी, फिर वॉमिटिंग भी होगा साथ में थोड़ा थोड़ा, और फीवर होगा थोड़ा, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये सारे सिम्टम्स अगर दिखे और दर्द हो, एक्यूट पेन हो, तो समझ जाना कि ये पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है। अपर एब्डोमेन में स्वेलिंग, फिर नोशिया, फिर वॉमिटिंग, फीवर, और थोड़ा सा हार्ट रेट का बढ़ जाना। चलिए उसके मसाज पॉइंट लिखिए। J12, J फॉर जयपुर, J12, फिर RP6, RP6 और E36, RP6 और E36। ये शो कर दीजिएगा मैम, क्योंकि मुझे भी डायबिटीज है। हाँ हाँ, J12, RP6 और E36, ये तीनों पॉइंट पे बुक में देख के आपको मसाज करना है। और डायबिटीज के लिए अगर आपने RP6, यस RP6 सही है, R फॉर राजस्थान, P फॉर पैरोट, RP6, E36, ठीक है। डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि शुगर ना बने तो खाने से आधे घंटे पहले मटके का 2 ग्लास पानी पी लो। मटके का नॉर्मल वाटर, यानी हमारा नॉर्मल वाटर 2 ग्लास पानी पी लो आधे घंटे के पहले, और फिर वॉशरूम नहीं जाना है, और खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाना है। 2 ग्लास पानी आधे घंटे के पहले पीना है, खाने के पहले। अगर 12 बजे आप खाने बैठते हो तो 11:30 बजे आपको 2 ग्लास पीना है, फिर 12 बजे खाने के बाद फिर तुरंत ही वॉशरूम चले जाना है। ये रेमेडी काफी हद तक काम करती है। मैम ये पॉइंट्स प्लीज हाथ में दिखा दीजिए। हाथ में नहीं है, बॉडी में है, आप बुक रिफर करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है मैडम ये एक बार फिर से रिपीट करो ना रेमेडी। हाँ, क्या रिपीट करूं, बोलो। खाने से पहले, अच्छा, खाने के आधे घंटे के पहले, खाने हाँ, से आधे घंटे पहले 2 ग्लास सिंपल पानी पीना है, मटके का पानी, फ्रीज हाँ, का पानी भी नहीं, उबला हुआ पानी भी नहीं, सिर्फ ओके, मटके का 2 ग्लास पानी पीना है। और हाँ, खाने के बाद तुरंत हमें वॉशरूम जाना है। खाने के बाद। हाँ,
और देर तक रात तक नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है और पैनक्रियास का प्रॉब्लम है तो रात देर तक लोग 11 बजे 12 बजे पार्टी करते हैं तो खाना नहीं चाहिए। पार्टी में जाना चाहिए मगर खाना नहीं चाहिए, ठीक है। मैदा जंक फूड कम खाना चाहिए। मैडम पॉइंट दोबारा बताइए। RP6 J12 और E36। RP6 J12 और E36। મેમ શું લગાવવાનું એને ત્યાં ખાલી મસાજ જ કશું જ નહીં કરવાનું? લગાવવાનું उस એમાં તો ખાલી મસાજ કરવાનું। ઓકે મેમ। ओनली मसाज पॉइंट है। सिर्फ आपको 1 मिनट तक पेशेंट आए अगर डायबिटीज का या फिर आपको खुद को डायबिटीज हो तो ये पॉइंट दबाना शुरू कर दीजिए 1 मिनट तक, ठीक है। पैनक्रियाज आए तो आपको तुरंत डायबिटीज याद आना ही चाहिए। मैम मसाज पॉइंट सभी किसी भी प्रॉब्लम के लिए 1-1 मिनट ही मसाज करनी है ना हर पॉइंट पर? 1 मिनट मसाज करनी है। हाँ, ये J12 RP6 और E36 पे मसाज करना है। फिर हर उंगली में डायबिटीज हो तो रिंग करना है। फिर डायबिटीज का पॉइंट अगर पैनक्रियाज यहीं पे है, ठीक है हमारा, तो अब उंगली में पैनक्रियाज पे पॉइंट पे आपको प्रेस करोगे तो आपको वह एक उंगली में पेन मिलेगा। उस उंगली पे मेथी दाना लगा देना है या फिर स्टार मैग्नेट वहां पे नहीं आएगा तो स्टार मैग्नेट लगा दो और एक उंगली पे पूरा ट्रीटमेंट कर दो। जो उंगली में पेनफुल पॉइंट है उस उंगली में भी वो पॉइंट सिर्फ लगाओ और एक हर रोज एक उंगली बदल के ट्रीटमेंट करो, ठीक है। वो इंसेक्ट सिस्टम का बता रही हूँ, पूरी उंगली का एक उंगली का इंसेक्ट सिस्टम का पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ इतना, या कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो। पैनक्रियास के लिए पालक और टमाटर सबसे बेस्ट है, ये लिख लो, पालक और टमाटर। पालक की भाजी, स्पिनच बोलते हैं इंग्लिश में, गुजराती में पालक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर हो रहा है ना? एक बार यस बोल दीजिए सारे लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो अभी सॉल्व करते हैं। यस मैम। मैग्नेट का बता दो ना एक बार। क्या? अभी मैग्नेट का कुछ बताया था ना, एक उंगली रोज करनी है उससे पहले। यहाँ पे ये पैनक्रियास का एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे पैनक्रियास का पॉइंट है, स्टमक के बाजू में, लीवर के इस तरफ, ठीक है। तो आपको वहां पे मसाज करना है, अच्छे से मसाज करना है और वहां पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना है। मगर इंसेक्ट सिस्टम में क्लस्टर मैग्नेट नहीं आएगा। इंसेक्ट सिस्टम में सिर्फ स्टार मैग्नेट या फिर मेथी दाना आएगा। तो अब जब सारी उंगली में पहले पेनफुल पॉइंट चेक करो, सारी उंगली में पहले पेनफुल पॉइंट चेक करो और एक उंगली में पेनफुल पॉइंट मिलेगा अगर आपको पैनक्रियास का प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। और उस पॉइंट पे एक मेथी का दाना चिपका दीजिए और उसके बाद आपको इंसेक्ट सिस्टम पे, यानी कि अगर ये मंडे को ये उंगली लिया तो ट्यूसडे को ये उंगली, फिर बारी बारी फिर रिपीट, इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है इंसेक्ट सिस्टम पे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस पे यहाँ पे तो ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। वहाँ पे मैग्नेट कौन सा बताया था? हाथ पे मैग्नेट कौन सा बताया? क्लस्टर मैग्नेट। हाँ, बड़ा एरिया है तो यही सोचो क्लस्टर मैग्नेट, ठीक है। छोटा एरिया है तो मेथी के दाने और फिर स्टार मैग्नेट। क्लियर? बोलिए, क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन पैनक्रियास का? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? ये तो बताओ। यस मैडम। हाँ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लीन पैनक्रियास के तुरंत बाद यहाँ पे आता है। ये रहा स्टमक, ये रहा हमारा पैनक्रियास और यहाँ पे है स्प्लीन। स्प्लीन इज कनेक्टेड विथ स्टमक एंड पैनक्रियास, साथ साथ में ही है। देखो साथ साथ ही ऑर्गन है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। स्प्लीन इज कनेक्टेड विथ पैनक्रियास। सो डायबिटीज का प्रॉब्लम हो तो स्टमक, पैनक्रियास और स्प्लीन दोनों तीनों को लेना है। स्टमक, पैनक्रियास, स्प्लीन, ये पूरा तीनों का मैजिक है डायबिटीज के लिए। और बाकी सबके किसके लिए है बताती। प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे स्प्लीन के लिए रिलेटेड? प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे?
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर रिपोर्ट में आए और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन डॉक्टर बोले तो समझो स्प्लीन में गड़बड़ है। ठीक है। फिर ब्लड कैंसर यानी ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर यानी ल्यूकोमिया, और दूसरा उसका है लिम्फोमिया। दो तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, ल्यूकोमिया और लिम्फोमिया। ये भी स्प्लीन की वजह से ही होता है। मैम स्प्लीन का क्या काम होता है पूरे बॉडी में? है स्प्लीन का क्या काम होता है? हाँ, ब्लड के अंदर जो जम्स लड़ते हैं ना, उस कंट्रोल को ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और जो अंदर हमारे जम्स से लिए जो सेल लड़ते हैं उसका लेवल ब्लड में सही करता है। तो ये काफी, और हमारी बॉडी में अगर कोई सेल डैमेज हो गया हो, पूरा ना डैमेज हो, तो उसको रिमूव करता है बॉडी में। हमारे बॉडी में नए नए सेल्स शुरू ऐसे जनरेट होने चाहिए, मगर अगर कोई सेल डैमेज हो गया है या कुछ डेड हो गया, डेड सेल बोलते हैं ना, तो वो उसको खुद ही रिमूव कर देता है। ठीक है। तो ये पूरा काम स्प्लीन का है। चलिए, ब्लड कैंसर, उसमें ल्यूकोमिया और लिम्फोमिया। ये ब्लड कैंसर का एक प्रकार है, लिम्फोमिया, LIMPHOMIA, लिम्फोमिया। और ल्यूकोमिया ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है। फिर लीवर का सोराइसिस स्प्लीन की वजह से होता है, लीवर का सोराइसिस स्प्लीन की वजह से होता है। फिर मलेरिया, और आगे मैंने लंग्स के टाइम में लिखा था कि टीबी। ठीक है, तो इसमें भी टीबी लिख लीजिए, इसमें भी टीबी लिख लीजिए। मलेरिया का बुखार आए तो स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ठीक है। तो मलेरिया भी एक सिम्टम्स है स्प्लीन का, जो बीमारी है जिससे हम पॉइंट लगा के ठीक कर सकते हैं। हाँ मैम, आपने लीवर सोराइसिस बोला या सिरोसिस? सोराइसिस, लीवर का सोराइसिस होता है, ये स्प्लीन का प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर मलेरिया और टीबी, टीबी लंग्स में भी लिखवाया था, इधर भी लिख लीजिए। ठीक है। और मलेरिया का बुखार हो तो स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करना काफी जरूरी है। डेंगू भी आता है क्या? हाँ, चलिए उसके मसाज पॉइंट लिखिए। RP6 देखिए पैनक्रियास के ही है, पैनक्रियास के ही है। RP6, E36 और J12, क्योंकि साथ में कनेक्टेड ही है, साथ में कनेक्टेड ही है, इसलिए RP6, E36 और J12। ये स्प्लीन हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है, ब्लड एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है। खून को छानता है, खून को छानता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उसके बच्चे के अंदर जो ब्लड सेल होते हैं ना, ये स्प्लीन बनाता है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा होता है, भ्रूण बोलते हैं उसको, उसके रेड सेल जो होते हैं, ये स्प्लीन बनाता है। चलिए, एक रेमेडी है स्प्लीन की, लिखना हो तो लिख लीजिए। नींबू को काट के, नींबू के 4 टुकड़े कर दो, तो उसमें सेंधा नमक मिला दो उसके ऊपर। उसके मिस पूरा नहीं काटना है, सिर्फ 4 कट लगाना है। उसमें सेंधा नमक लगाकर तवे पे पूरा गरम कर दो। नींबू आधा काट लो, 4 पार्ट कर दो, उसपे सेंधा नमक मिला के पूरा नींबू गरम कर दो, और भोजन से पहले चूस लो, भोजन से पहले चूस लो, अगर स्प्लीन का प्रॉब्लम हो तो। मम्मी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आपने बोला था, ये फूड इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग अपन कहते हैं, तो उसमें हाँ, काम आएगा। काम करता है, काम करता है। हाँ ठीक है। नींबू को काट लो, फिर उसमें सेंधा नमक मिला दीजिए, और फिर गैस पे गरम करिए,
उसमें बबल जैसा आएगा, तो वो गरम गरम थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आप खाने के पहले खा लीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है पेनिसिलिन के लिए? गाजर, करेला, बैंगन और पपीता। गाजर, करेला, बैंगन और पपीता। गाजर, पपीता और करेला और बैंगन। और एक्यूट पेन हो किसी को, अगर एक्यूट पेन हो स्प्लीन में, तो आप काली मिट्टी ले लो, थोड़ी पानी में भिगो के कपड़े में लिपटा के उसकी पट्टी बना दो, और जहाँ पे स्प्लीन का पार्ट है वहां पे आप पेट के चेस्ट के नीचे स्प्लीन के पार्ट में आप उस पे 5 मिनट रखोगे तो उसे अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा। जो एक्यूट पेन, जो दर्द से चिल्लाता है ना, तो अच्छा लगेगा। तो गीली काली मिट्टी ये अच्छा रहेगा। मैम मेरे को फिर से बताइए आप ये काली मिट्टी वाला। काली मिट्टी को थोड़ी गीली कर दीजिए, फिर एक पतले पट्टे पट्टी बना दीजिए, उसे कॉटन कपड़े में उसे लिपट के पूरी पट्टी बना दीजिए, और उसको जहाँ पे एक्यूट पेन होता है वहां पे रख दोगे 10 या 15 मिनट, तो अच्छा रहेगा। ओके। और दूसरा उपाय है, लिख लीजिए। ये मैंने किया नहीं है, मगर मुझे किसी ने बताया था कि अगर स्प्लीन का हो तो ये करोगे तो काफी हद तक आराम मिलता है। सो आपको बता रही हूँ, ठीक है। 15 ग्राम अजवाइन, 15 ग्राम 15 ग्राम अजवाइन, एक मिट्टी की कढ़ाई ले, उडली जैसा ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें 2 कप पानी डाल के वो 15 ग्राम अजवाइन भिगो के रख दीजिए, ठीक है। हाँ, 24 घंटे बाद उसे छान कर वो पानी पीना है हर सुबह भूखे पेट। ये 15 दिन से 3 महीने तक करना है। अगर स्प्लीन में सूजन हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम आए हो, तो अगर ये करोगे तो काफी हद तक बहुत ही कारगर उपाय है, ऐसा मुझे बोला है। सो आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। मैम एक बार थोड़ा सा बता फिर से दीजिए, मैं बताती 24 हूँ। आवर्स भिगाया। हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 15 ग्राम अजवाइन को मिट्टी का बर्तन ले लो, उसमें मिट्टी के बर्तन में 15 ग्राम अजवाइन ले लो और 2 कप पानी लीजिए, 2 कप पानी ले लीजिए और साथ में बंद करके 24 घंटे रख लीजिए, 24 घंटे रख लीजिए। फिर छान के वो पानी अगर सुबह भूखे पेट पियोगे 15 दिन से 3 महीने तक, तो जड़ से ये स्प्लीन का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जाएगा, ठीक है। मैम एनलार्ज स्प्लीन में भी फायदा होगा इसमें? एनलार्ज हाँ, स्प्लीन का कोई भी प्रॉब्लम हो ये करके देखो, काफी फायदा होगा। 15 ग्राम अजवाइन ही लेनी है और 2 कप पानी लेना है, ठीक है। और भूखे पेट पीना है दिन में 1 बार, ठीक है। सुबह अगर पी लो हर रोज तो भी फर्क पड़ेगा। और 3 महीने तक करना है, 15 दिन से। अगर जल्दी फर्क पड़ जाए तो बंद कर दो या फिर चालू रखो 3 महीने तक, ठीक है। मैम उस बाकी की अजवाइन का क्या करना है जो बची हुई है? वो छान लेना है, उसे छान लेना है, फिर जो पानी बचे उसे पीना है, छान के पीना है। 24 घंटे के बाद। हाँ, जो अजवाइन बची बाकी उसको चटनी बना के नहीं खा सकते? वो तो खा सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो, पेट की डाइजेस्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी अजवाइन खाओगे। में डाल दो उसको। मगर ये स्प्लीन का प्रॉब्लम है इसलिए बता रही हूँ। अजवाइन तो बेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, मगर ये स्प्लीन का प्रॉब्लम है, तो हमें वो 24 घंटे के बाद वो पूरा पानी छान लेना है छलनी से और फिर पीना है भूखे पेट। ये सब 3 महीने तक करना है। अगर 15 दिन में ठीक हो जाए तो बंद कर दो, 20 दिन में ठीक हो जाए तो बंद कर दो, ठीक है। 24 घंटे भिगो के रखना है जी? हाँ, 24 घंटे को भिगो के रखना है, ठीक है। हाँ, ये स्प्लीन का पूरा, और पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए स्प्लीन के पॉइंट। मैडम कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है इसका? कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है आप ही बताओ। चलो, स्प्लीन का स्टमक और पेनक्रियास। कनेक्टेड ऑर्गन इसमें स्टमक है। स्टमक और पेनक्रियास दोनों, स्टमक और पेनक्रियास दोनों लेना है। अगर स्प्लीन का प्रॉब्लम है तो आप स्टमक पे भी ट्रीटमेंट करो, पेनक्रियास पे भी ट्रीटमेंट करो,
ठीक है सर, आगे लेना है बोल दो। मैडम मसाज पॉइंट एक वक्त रिपीट करशो प्लीज। मसाज पॉइंट है RP6, E36 और J12, J फॉर जयपुर, J12। आज के लिए इतना ही, ठीक है, कि नेक्स्ट 7वीं क्लास है तो अच्छा ठीक है, तो आज